अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी और एग्जाम में आप अच्छा अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं बिलीव मी एग्जाम में अगर आप करके जाओगे ना 10 से 15 नंबर आपके आराम। अगर आपका प्रिपरेशन पहले ही बेस रहा होगा तो आप उसमें ऐड कर लो। आपके नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं कि मैं आपको वैल्यू बता बढ़ेगी जितनी भी चीज़ें कराई जा रही हैं आपको एज इट इज बता दिया। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है एक पैटर्न बेस फॉलो करता है एनसीईआरटी। सीईआरटी के पैटर्न पे मैं बिलीव मी ना करो ना, आप एग्जाम में देखोगे ये पैटर्न वही रिपीट कर रहा है, थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। मतलब सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जितने भी है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक अगर आपने तो पैटर्न आपको पता है, क्वेश्चन आप विद इन 3 to 4 सेकंड भी कर सकते हैं। देखो कैसे करते। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ पाओगे, मैं हिंदी में इसको बताऊंगा इंग्लिश वाले विद्यार्थी। ट्रायंगल मतलब एक विकर्ण दे रखे हैं, दो अलग अलग, एक बीजगणितीय रूप में दे रखे रखा है एक्स, दो विकर्ण की लंबाई दे रखी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको हमको इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। भाई देखो, इसकी वैल्यू तब तक आप बता नहीं पाओगे जब तक वैल्यू पता नहीं है। एक्स की वैल्यू बता अगर लग गई तो इसमें आप एक्स रख लोगे, सॉल्व कर लोगे। जो वैल्यू जितने भी ऑप्शन है सब एक नंबर में है, इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़, देखिए क्वेश्चन में क्या देखो, प्रॉपर्टी आपको जो पता रहनी चाहिए, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या पता रहनी चाहिए, अगर मान लो एक आयत है, देखो प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन आप देखना बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो अगर मैं कह रहा हूं अगर ये आयत है, सपोज भाई देखो ये एक आयत है, इस तरीके से एक आयत है। आपको एक चीज ये पता होगा, मान लो इसकी वैल्यू पी क्यू आर एस, मैं इसका नाम कर देता हूँ पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस कह दिया। आप इसमें मुझसे ये कहोगे कि सर इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक होता है पी आर होता है और दूसरा क्या होगा, आप दूसरा इसमें आप देखोगे एस क्यू होगा। ये दो विकर्ण है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो कि प्रॉपर्टी आपको जानना जरूरी है। इसमें अगर मैं बात करूं, अगर आयत की बात करूं, तो आयत की जो विकर्ण होते हैं, चाहे एस क्यू हो चाहे पी आर हो, ये आपस में क्या है, बराबर है ना, ये बराबर हो गया। तो हमें ये चीज पता लग गई। अब इसमें हमें अगर ये चीज समझ में अगर आ गई, अगर हमें ये चीज पता है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। देखो जो ये पी आर की वैल्यू है क्वेश्चन में देके रखा, कोई एक वैल्यू, किसकी कोई भी वैल्यू कर दो। एबीसीडी बोला तो उसको एबीसीडी आप कर सकते हैं, मैंने पी क्यू आर एस कर दिया तो इसको एबीसीडी की जगह पी क्यू आर एस भी लिख सकता था, आप समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि दोनों विकर्ण की लंबाइयां दे रखी, तो दोनों विकर्ण किसी एक की लंबाई किसी को मान लो, इसकी वैल्यू है 6x+3 और इस वाले की लंबाई कितनी है 4x+7। सॉल्व कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व हो गया, बराबर कर लो। इसको लिखोगे क्या हो जाएगा, 4x प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3x+3, 6x+3। ठीक, बराबर कर लिया। अब सॉल्व कर लो। 6x में से 4x निकालोगे तो 2x बचेगा, और 7 में से अगर 3 निकालोगे तो 4 बचेगा। जो x की वैल्यू आएगी बताओ, ये 2 यहाँ पे गुणा में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/2 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हमें x की वैल्यू कितनी पता लग गई, 2। बस क्वेश्चन तो अब तो सॉल्व हो गया। हमें बताना इसकी वैल्यू, आप चाहो तो यही भी वैल्यू पुट कर दो। 6 में अगर 2 से गुणा करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और +3 करोगे 15 हो जाएगा। यहाँ से तो 15 मिल गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखो, 4 गुना 2 करोगे, क्योंकि यहाँ पे x 4×2 है, तो 4×2 करोगे तो 8 आ गया, और 8 साथ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इनको ऐड करना तो ऐड कर लो, यहाँ से 15, यहाँ से 23, 15 और 23 आपको जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, देखो यार यहाँ पे क्या है, 4 2 8 और 7 है यहाँ पे ना, मैंने गलत थोड़ा सा लिख दिया है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें गलती क्या है, मैंने यहाँ पे 15 लिखा जबकि 13 है ना, तो ये 13 है तो 13 लिख लो, 7 लिख लो तो ये 15 हो जाएगा। 15 + 15 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 30 हो गया। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। अगर प्रॉपर्टी पता है, क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ यही लाइन लिखनी थी, ये पहली लाइन आप लिखते और एक्स की वैल्यू निकाल लेते और चुपचाप यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखते और ऐड करके आंसर निकाल लेते। ये प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसके साइड्स 12, 13 और 5 सेंटीमीटर देख के रखें। हमसे पूछा जा रहा है कि एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया,
एल्टीट्यूड ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। ये क्वेश्चन अगर समझो मेरी बात, तो ये क्वेश्चन इस तरीके का है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी शायद एक दिन पहले कराया भी था अपने किसी वीडियो में। कह रहा है एक ट्रायंगल इस तरीके से है, क्योंकि मैं ट्रायंगल है ये ऐसा ही क्यों बना रहा हूँ, मैं इसका कोई लॉजिक बताता हूँ। ये 12 है, ये 5 है और ये 13 है। ये पी क्यू आर कर लेते हैं, पी क्यू आर कर लिया। अब इसमें देखो ध्यान से, मैं इसको 90 डिग्री का एंगल क्यों बना रहा हूँ। अगर आप 5 का स्क्वायर करो, अगर आप इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर कर लो, आप इन दोनों को जब ऐड करोगे आपस में, तो ये भाई ये आएगा 169, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये भी वैल्यू हमें 169 मिल रही है। अगर ये कंडीशन अगर 169 और 169 अगर इक्वल है, तो आप बोलते हो कि रेड बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसलिए मैंने ये साइड देख के मुझे पता लग गया कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनने से हमें एक बेनिफिट ये मिलेगा कि इसका हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल पाएंगे। अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, क्वेश्चन अभी पूरा अभी नहीं पढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन अभी सिर्फ यहां तक लेके चल रहा हूं, यहां तक। इसकी लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है, तो हमें निकालने का तरीका क्या है, पहले आपको एक चीज और समझना पड़ेगा। कोई भी इस तरीके से अगर मान लो ट्रायंगल दिया है, ऐसे हो चाहे ये ऐसे हो, ठीक है, ये ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, ये पे आप यहाँ पे आधार बेस है, यहाँ पे भी आधार बेस ये है ना। अगर आपको ये दे के रखा है, तो इसका अगर ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो कैसे निकालोगे आप इसका? जब ट्रायंगल का आप एरिया निकालोगे भाई, तो ये सिंपली ये होता, अब याद रखना, जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जब लिखा जाता है, ये होता है 1/2, आधार मतलब बेस है तो बेस लिख लिया, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट, आधार इंटू ऊंचाई हो जाता है, बेस इंटू हाइट होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। चाहे ऐसा ट्रायंगल बना हो, चाहे ऐसा ट्रायंगल बना हो, या फिर ऐसा कोई सा भी ट्रायंगल बना हो जिसमें आपको हाइट दी गई है, जिस वाले पॉइंट से आधार से जिसपे एक हाइट ऊंचाई कर दी गई है, उस जिसपे पड़ा होगा, ये ऐसे भी बना सकता था मैं, ये ऐसे भी बना सकता था। इसमें आधार क्या होता, मान लो ये हाइट है, अच्छा मैं आपसे हाइट पूछूंगा तो इसमें बेस क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर जिसपे से ये पड़ा है तो उसको ही हम बेस बोलते हैं, तो ये वाली वैल्यू बेस आपकी हो जाएगी, आपकी हाइट ये हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, अगर आप समझ लोगे ना तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा देगा पेपर में। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है, पेपर थोड़े से ट्रिकी आते हैं, क्वेश्चन में दम नहीं रहता। क्वेश्चन अगर समझ आपको पैटर्न पता है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब देखो इतनी चीज़ तो मैंने आपको बता दी भाई, है ना, ये चीज़ समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। अब आते हैं इस क्वेश्चन को भी आपने समझ लिया कि ये भी हिसाब किताब समझ में आ गया। अब आते हैं इस चीज़ को हटा देते हैं, सारी चीज़ों को हटा देते हैं। अब देखते हैं अब क्या करना है हमें। कह रहा है कि देन द एल्टीट्यूड ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। कह रहा है कि ये ट्रायंगल पहले ऐसा था, 12, 5 और ये 13 था, पहले ऐसा था। कह रहा है इसको फिर ऐसे घुमा दिया इसने, रोटेट कर दिया, तो रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ पोर्शन इस तरीके से बनेगा, बहुत ध्यान समझना, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसका जो ये वाला पोर्शन है कुछ यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री वाला, समझ पा रहे हैं मेरी बात, 90 डिग्री वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जब ये 12 है यहाँ पे आ जाएगा घूम के, ये 5 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 13 वाला जो पोर्शन है नीचे की तरफ आ जाएगा, आ गया। और इसकी हाइट यहाँ पे हम लोगों ने h मान लिया, और इसकी हाइट यहाँ पे ऑलरेडी h है, यहाँ पे ये h है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने 5 पता है, ठीक है। ये सारी चीजें पता है, ये दोनों सेम ट्रायंगल है भाई, दोनों सेम ट्रायंगल है, केवल इसको रोटेट कराया गया, घुमाया गया है। मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से इसको घुमा दिया है, क्योंकि हमें हाइट चाहिए इस ट्रायंगल का। कैसे निकलेगा पहले आप ये देखो। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, इसका क्षेत्रफल निकालूं, तो आप बोलोगे 1/2, बेस क्या है यहाँ पे जिसपे टिका हुआ, बताओ क्या है, ये 12 है तो 12 लिख लो। इसमें हाइट क्या है जरा बताओ, ये 5 है तो 5 दूसरे गुना कर दो, ये इसका एरिया हो गया। अगर मुझे हाइट इसकी चाहिए, तो इसमें अगर एरिया निकालूं, तो इसका एरिया होगा 1/2, बेस क्या है यहाँ पे बेस 13 है तो 13 से मल्टीप्लाई करो, और इसमें हाइट क्या है हमें पता ही नहीं है हाइट इसमें, तो हाइट की जगह पे h लिख लेते हैं, ठीक, हाइट की जगह पे h लिख लेते हैं। आपको एक चीज ये समझ, आपको दिमाग में एक डाउट आएगा, सर एरिया तो इक्वल है, एरिया को बराबर क्यों कर रहे हैं? बराबर इसलिए किया, आप किसी भी आकृति को किसी भी तरीके से उसका क्षेत्रफल निकालोगे वो हमेशा सेम आएगा। बात समझ में आ रही है?
तो इसको मैं रोटेट करा दूं, इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा कि इस वाले केस में मुझे हाइट पता लग जाएगी। और इसमें क्वेश्चन बोर्ड भी रखा है कि सबसे बड़ी वाली जो भुजा रहेगी उस पे से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी गई है, एक लंबवत रेखा खींची गई है, कि आपको हाइट बतानी है। तो ये सबसे बड़ी वाली भुजा ये हमने नीचे कर भी दिया और उस पर एक हाइट भी डाल दिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीजें क्या हो रही हैं, लॉन्गेस्ट साइड ये सेटिस्फाइड हो रही है। अब इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। जब सॉल्व करोगे मेरे भाई, जब सॉल्व करोगे इसमें जो डेटा कट रहा है देखो ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी कट जाएगी, 1/2 1/2। आप बोलोगे बिल्कुल कट जाएगी। और 12 कितना होता है, 60 हो जाएगा। और ये 13 मल्टीप्लीकेशन में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये h की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर में सब डेटा दिया हो तो ये डेटा कितना आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। इसको डिवाइड कर लेना, जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी मैच करना कर लेना आप, काटोगे तो जो भी आएगा। मैं मैच ही करा देता हूँ। क्या करोगे, 18 है ना भाई, ये 13 है, तो ये कुछ 13 वाला ऑप्शन सब में तो 13 आ रहा है, डिवाइड ही करते हैं। 13 4 जा 16 2 8 13। ठीक, भाग करोगे, 13 चौके 52 हो गया, 8 से बचेगा तो 8 ऊपर लिख दे, नीचे 13। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन सोचने का पैटर्न प्लस कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए क्वेश्चन करने का, वो मैंने आपको बेसिकली, ऐसा क्वेश्चन कभी भी है पाइथागोरस थ्योरम पे भी क्वेश्चन एक बनाने की कोशिश करते हैं, हमेशा से इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम हर पेज। भाई देखो ये मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन है, ये भी पैटर्न क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो पहले हमें एक चीज ये समझना पड़ेगा कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हमें देखते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए हमें मीन और मीडियन वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है और मीडियन भी बोल रहा है। पहले हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले वो देखते हैं। देखो मीन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, मैं अगर बोलूँ तो ये एक्चुअल में एवरेज ही होता है यार। ये एवरेज, मीन का मतलब एवरेज होता है, एवरेज। एवरेज का मतलब औसत होता है, आपको मालूम है। एवरेज कैसे निकालते हो, किसी भी जो भी डेटा दिया है उसका सम कर देते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो शॉर्टकट में लिखूंगा तो नंबर लिख लेता हूँ, एनओ मतलब नंबर हो गया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो डेटा दिया गया उसका सम कर लेते हो, और जितने डेटा अलग अलग रहेंगे उनका नंबर काउंट कर लेना, उससे डिवाइड कर दोगे, एवरेज आ जाता है। ये मीडियन निकालने का तरीका है। अब सॉल्व करते हैं, जो डेटा दिया, थोड़ा बड़ा डेटा दिया है, इसको लिख, ये 25 है, 29 है, 25 है, तो यहीं पे सॉल्व दो। पहले आप जब इसका मीन निकालोगे, पहले मैं आपको एक तरीका दिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं इसको। ये 25 है, 29 है, अगेन 25 है, प्लस 32 है, प्लस 24 है, प्लस एक्स भी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नंबर, तो 6 से भाग करोगे। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 27 दे रखी है, मीन दे रखी है, तो इसकी जगह पे 27 चाहो तो आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो देखो 27 लिख लिया, इसकी वैल्यू 27 दे रखी है। सॉल्व करो, इसको ऐड करना है हमें। कैसे ऐड करोगे, आपको कैसे बताऊं। 25 25 50 हो गया, 50 हो गया, 50 में 25 जोड़ोगे 75, 75 79, 79 और मैं 2 अगर ऐड करोगे 81, 81 प्लस 3 करोगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 24, 111 और 4, 101 और 4, 115 और 20 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, तो 135 हो जाएगा, ये 135 हो गया, प्लस एक्स हो गया, ये जो 6 है इधर घुमा दो उसको, नीचे से ऊपर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 6 7 42 और 6 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, -35 कर दोगे, ये करोगे। ठीक, सॉल्व कर लो इसको, माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 12 में से 7 गया, 5 गया, 7 बचेगा, और 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, 27 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 27 आ गई। ठीक है, मैं फिनिश में चलता हूँ। अब कह रहा है कि इसका मीडियन, मीन के बाद मीडियन पे आता है, तो मीडियन निकालने का तरीका आपको पता रहना चाहिए। ये मीडियन की बात कर रहा है, मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, बट ये लिखना आसान यहाँ पे रहता है। मैं ठीक है, इसका एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कितना, 27, ये याद रख लेना है। अब देखो एक्स की वैल्यू हमें 27 पता लगे, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब कह रहा है इसका हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने का क्या तरीका है, पहले जो डेटा दिया गया है उसको चाहे घटते हुए क्रम में या फिर बढ़ते हुए क्रम में आप लिख दो, पहले आपकी जो इच्छा करे वो कर लो। ठीक है,
तो पहले इसको अगर मैं लिखता हूँ बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा क्या है 24 है। उसके बाद क्या है जरा बताइए, एक्स की वैल्यू 27 है, तो 27 है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या है 25, फिर ये ले लिया 25, फिर अगेन है 25 ले लिया। तो उसके बाद 29 है, तो 29 के बाद 27 भी आएगा, 27 हो गया, 29 हो गया और 22, 1 2 3 4 5, सही है सब कुछ। हम लोगों ने इसे घटते क्रम में लिख दिया। अब इसका जो मीडियन निकालना होगा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान सा है ये टॉपिक ही, एकदम भयंकर आसान है ना, भयंकर आसान है। कैसे करते हैं, 6 नंबर है तो मीडियन का मतलब बीच वाली संख्या, घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लिख के इसके बीच की संख्या निकालेंगे। बीच की संख्या कैसे निकालोगे मैं बताऊं, अगर ये 5 नंबर होता, मान लो 1 2 3 4 5, तो आप बोलते सर ये बीच वाला नंबर ये है, ये इसका मीडियन है, ये इसका मीडियन है। लेकिन यहाँ पे जब 6 नंबर है भाई, जब 6 नंबर है, 5 नंबर में तो आपने पता लगा लिया बीच की जो नंबर आएगी वो रहेगा उसका मीडियन। ये तब रहेगा जब हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे तब, ये मीडियन निकालने का तरीका है। लेकिन मगर यहाँ पे आपको 6 नंबर दिख रहा है, आप इसमें बीच वाले डिसाइड कैसे करो। आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो, ये बीच की नंबर होगी, ये बीच का नंबर क्या हो जाएगा, ये मीडियन बताएगा। लेकिन भाई ये तब आप कर पाओगे, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या जो दिख रही है, ये संख्या दिख रही है, इन दोनों के बीच वाली वैल्यू को हम मीडियन बोलेंगे। नियम से ये हो गया। इसका मतलब हो गया 25 को और 27 को जोड़ दिया जाए, और क्योंकि एवरेज निकालना है, इनकी बीच की संख्या निकालना, बीच का मतलब हो तो 2 से भाग कर देना, 2 से भाग कर दोगे। अगर इनको अगर आपस में जोड़ोगे 25 25 50 और 2 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक 26 आएगा मेरे साथ। ये इसका मीडियन कितना आ गया, 26 आ गया। मीन कितना आया था, ऑलरेडी दे रखा है 27 दे रखा है। तो हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ सॉल्व कर ली। क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है वो बता दो, इन मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीडियन तो आपने निकाल लिया, कितना 26 आया, तो ऑप्शन क्या, बात समझ में आया। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो जैसा मैंने बताया है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराने की कोशिश करी जा रही है विद द हेल्प ऑफ। ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन हमारे डेली लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन। एनुअल इनकम ऑफ नरेश इज 57,000, सॉरी 5,76,000 है, और इसकी एनुअल सेविंग कितनी है, आपको बताऊं 72,000 रुपये है। रेशियो ऑफ एनुअल सेविंग टू द एक्सपेंडिचर। कह रहा है रमेश कोई लड़का है, नरेश सॉरी नरेश है, इसकी जो आय है, वार्षिक आय कितनी है, तो जो इनकम है, आई फॉर इनकम लिखता हूँ, ये वैल्यू कितनी है 57,600,000 ये है। और इसकी जो एनुअल सेविंग है, ये सब एनुअल वाले हिसाब किताब में चल रहे हैं। एनुअल सेविंग है, एस फॉर सेविंग लिख लेता हूँ, ये है 72,000 है। आपको बताना है, जो बताना है वो देखो, सेविंग का और प्लस एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च का, इनका बचत और खर्च का अनुपात बताना है इसको, ये ठीक है। आपको पता है जो आय होती है, सबको मालूम है बात, इनकम होती है वो बचत के और प्लस खर्च के योगफल के बराबर होती है। आप जितना कमा रहे हैं, आपके पास जितना पैसा बचा हुआ है प्लस उसका खर्चा जोड़ दोगे तो वो आय होती है। सभी को मालूम है, डेली लाइफ में कोई फार्मूला नहीं है, सब जानते हैं बेसिक, ठीक है। अब जो डेटा लिखा है, हम यहाँ पे खर्चा निकालना है, तो खर्चा मतलब ई फॉर खर्चा है, एक्सपेंडिचर, तो ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम में से, आई फॉर इनकम में से सेविंग घटा दो। इनकम है क्या, 5,72,000 है, 73,000, तो 3 है। इसमें घटाना कितना है, 72,000 रुपये घटाना, 72,000 घटा दो, 3 जीरो तो 3 जीरो लगा लो, 6 में से 2 गया 4 बच जाएगा, 7 में 7 के जीरो, 5,04,000। तो इसकी जो खर्च है, इसका 5,04,000 रुपया खर्चा है, बचाता है 72,000 रुपया। आप निकाल लो जो भी आंसर वाला है। सेविंग कितनी आ गई, सेविंग आ गई कितनी, सेविंग क्वेश्चन में दे रखा कितना 72,000, तो 72,000 लिखो आप, तो 3 हो गया। और एक्सपेंडिचर कितना है 5,04,000, 10 ऐसा कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब इसमें देखो ये तीनों जीरो कट जा रहे हैं, ये तीनों जीरो कट गए तो तीनों जीरो काट दो, है ना,
अब 72 और 5 4 का अनुपात निकालो, जो भी आंसर है आप सॉल्व कर लोगे आप। 4 से काटो, 4 1 जा 4, 18 जा हो जाएगा, और 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, ठीक है। और कट रहा है तो काट दो, 2 से काटोगे 2 9 जा हो जाएगा, 3 से भी कट सकता था, 3 6 जा 18 हो जाएगा, और 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 से अगेन काट लो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 से काटो 2 1 7, 1/7 इसका रेशियो आ रहा है, तो 1/7 इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही। तो ऐसे भी बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन जो आपके डेली लाइफ में आप यूज करते हो, ऐसे भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। होप चीजें समझ आ रही हैं आपको। देखते कोई और क्वेश्चन बचा है क्या आज की वीडियो में। ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखो यार। ये क्वेश्चन क्या, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में ज्यादा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा डाउट। ये क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल PQR है, इसमें QP को एक बिंदु S तक बढ़ाया गया है, और इसमें जो वैल्यू RPS है उसकी वैल्यू 108 डिग्री दिया गया है, जो वैल्यू Q है 20 डिग्री हो, तो एक थीटा आपको दे रखा है 3 टाइम्स R प्लस 2 टाइम्स Q की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन करने के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट दूसरे पेज में समझा। देखो भाई इस चीज को कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल इस तरीके से, समझना बात को, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में खूब आ रहे हैं, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया है चीज को। अगर मान लो ये ट्रायंगल PQR है, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया ये PQR है, अगर मैं कह रहा हूं इस वाले को एक बिंदु S तक बढ़ा के कर दे रहा हूं, मान लो ये PQR S, ये S बिंदु तक इसको बढ़ा के कर दिया, इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये जो बाहर का जो एंगल बनता है भाई, इसको बोलते हैं, इसको जो बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। हिंदी वाले इसको बहिष्कोण करेंगे, इंग्लिश वाले इसको एक्सटीरियर एंगल समझेंगे, एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल हो गया। हिंदी में इसको बोलते हैं बहिष्कोण, बहिष्कोण। और इसके अंदर देखो 3 कोण त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ये अंतःकोण होता है। त्रिभुज के अंदर जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं अंतःकोण। इसमें बेसिक चीज क्या है, पहले आपको एक चीज पता रहे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो क्या होता है। अगर मैं P Q और R की अगर योगफल करूं तो ये वैल्यू 180 के बराबर आती है, ये पता सबको हो, 180 डिग्री के बराबर होती है। एक पार्ट ये आप नोट करो, ठीक है, ये नोट कर लिया। अब इसमें एक चीज ये देखो मेरे भाई, अगर मैं कह देता हूं इसमें कि अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको मैं नंबर कर देता हूं, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, और इसको 4 कर दिया, आपके समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता, ठीक। अगर मैं कह रहा हूं कि एंगल 4 की वैल्यू, मतलब अगर मैं बोल दूं PRS की वैल्यू बताऊं, एंगल PRS की बताऊं, ये वैल्यू अगर फाइंड आउट करना, तो आप बोलोगे सर ये जो होता है, नंबर के पहले थ्रू समझते हैं, जो एंगल 4 की जो वैल्यू होगी, एंगल 4 के सामने क्या पड़ता है पहले वो देखो। तो आप बोलोगे सर इसके साइड, इसके सामने पड़ रहा है, 1 पड़ रहा है और 2 पड़ रहा है, इसका मतलब 1 और 2 इसके अपोजिट में आ रहे हैं, इसके अपोजिट में 1 और 2 आ रहे हैं। इसका ये मतलब हो गया कि जो एंगल 4 की जो वैल्यू होगी, अपोजिट वाला जो भी एंगल दिख रहा है, 1 दिख रहा है या फिर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इनके सम के योगफल के बराबर होता है। ये हर एक केस में सही है। इसको मैं अभी थोड़ा सा अलग केस भी बना के आपको दिखाऊंगा। तो ये वैल्यू हमें समझ में आ गई, इसके अपोजिट जो एंगल बनेगा इसके इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो PRS की अगर वैल्यू लिख देता तो एंगल P और प्लस एंगल Q के बराबर होगा, है ना, समझ में आ गई। एक पार्ट तो ये मैंने आपको बता दिया। अब कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा भी कर सकता था, इसको मैं बढ़ा के PQRST में बोल दो, T तक लेके गए, इसके लिए अगर लिखा जाए तो क्या होगा, तो आप बोलो, इसको समझना बहुत जरूरी है आपको समझना। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो आप इसके सामने क्या पड़ रहा है, ध्यान से देखो, इसके सामने इस बार क्या पड़ेगा, इसके सामने पड़ेगा इस बार 1 पड़ेगा और ये 3 पड़ेगा। तो अगर मैं एंगल, ये इसको मैं एंगल 5 कर देता हूं, अगर एंगल 5 अगर इस बार लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल। आई होप आप लोग को ये चीज़ें एकदम समझ में तो आ चुकी, इसमें डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता है एंगल के अपोजिट जो एंगल रहेगा उस दोनों का सम। बस अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पढ़ो आप। कह रहा है एक ट्रायंगल PQR दिया है, तो PQR बना दिया, PQR बना दिया, ठीक है। इसमें कह रहा है साइड QP किधर है भाई, QP ये रहा। QP को प्रोड्यूस किया है कहाँ तक, ये S तक लेके गया, तो मैं इसका कलर चेंज करूँगा क्योंकि ऊपर कलर, तो S तक लेके गया है तो यहाँ पे S बना दो,
एस तक लिखेंगे तो आरपीएस की जो वैल्यू है, आरपीएस की जो वैल्यू, ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 108 डिग्री, 108 डिग्री दे रखा है। और एंगल क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री लिख लिया। और आपसे पूछा जा रहा है कि, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है 3 टाइम्स एंगल आर प्लस 2 टाइम्स एंगल क्यू। देखो एंगल अलग अलग देने का मतलब है कि हमें तीनों एंगल पहले मिलना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर। ठीक है, कि हमें इस दोनों में एंगल आर अलग से चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और एंगल क्यू की वैल्यू कितनी है वो तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें आर चाहिए किसी तरह। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जो ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट दोनों एंगल, अगर मैं बोलूं एस आर पी एस है ना, तो आर पी एस ही लिखता हूं। एंगल आरपीएस की जो वैल्यू लिखी जाएगी, ये एक्चुअल में होगा एंगल क्यू, इसके अपोजिट एंगल क्यू, और इसी के अपोजिट एंगल आर, ये दोनों का क्या है, योगफल के बराबर होगा। समझ में आ चुका है। अब डेटा फीडिंग करो, आंसर निकालो आप। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 108 दे रखा है, तो 108 रख लो आप। और एंगल क्यू की वैल्यू 20 दे रखा है, तो 20 रख लो आप। और एंगल आर की वैल्यू हमें मालूम नहीं, तो अब इसको आप सॉल्व सभी लोग कर पाओगे। एंगल आर की जब वैल्यू निकालना होगा मेरे भाई, बताओ कि कहोगे 108 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूंगा, तो आई थिंक ये 88 बचना चाहिए, है ना। हो गया 88 आ गया, 88 डिग्री आ गया, तो 88 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई, 88 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई, की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। आप आर की वैल्यू पता है, 3 इंटू 88 कर दो, यहाँ पे आर की वैल्यू पता हो गई है। और पर 2 टाइम्स क्यू की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री दे रखा, तो 20 डिग्री रख लो और सॉल्व कर लो। ये सब लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसकी जब गुना करोगे यहाँ पे 40 मिल जाएगा। चलो छोटा वाला सॉल्व कर लेते हैं, बड़े वाले में तो टाइम लगाते ही लगाते हैं हम लोग। 3 8 24 हो गया, 3 8 24 25 26 264। 264 में अगर 40 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 304 आएगा। ऑप्शन जो भी मैच कर रहा है वो तो मैच हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली हैं। तो ऑप्शन तो मान लो ये सी बी वाला हो गया, मगर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं। कभी ये अलजेब्राइक फॉर्म में दे देगा, जो जैसे कि मेरा कल वाला जो वीडियो मैंने कराया था, मैं इस पे इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। और तीनों क्वेश्चन जो मैंने कराया है इसी के बेस पे, तीनों अलग अलग क्वेश्चन थे। किसी में अलजेब्राइक टर्म के फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, किसी में ये डेटा दिया गया है, आपसे ये पूछ ले रहा है, किसी में ये डेटा दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है या फिर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एंगल दे दिया जाए और समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा, तो आप याद रख लेना, समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं आमने सामने के भुजाओं की अपोजिट वाली साइड। ठीक है, वो चीज भी आप याद रखो। ठीक है, बता दिया आपको। और आप लोग का जो भी, एक मैं एक काम ही कर सकता हूँ, तो क्या है, आप लोग के जो भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है सीटेड पेपर जो 2 होना है, मैं आपके लिए ये काम ही कर सकता हूँ। सीटेड पेपर 2 जो होना है, इसके जो भी आपके डाउट हैं, आप मुझे, मेरे एक व्हाट्सअप नंबर है, मेरा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, ये 95 32 23 54 68। इसमें आपको जो क्वेश्चन भेजोगे उसमें आप सीटेड जरूर लिख देना है, या फिर जो भी लिखना हो लिख देना, मुझे पता लग जाए कौन से एग्जाम के लिए है, क्योंकि कई अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, तो अलग अलग मैसेजेस आते रहते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन की अगर सीरीज शेयर कर दोगे, क्वेश्चन शेयर कर दोगे, तो ये मैं कोशिश करूंगा आज इवनिंग तक या फिर कल एग्जाम से पहले तक आपके पास क्या कर दूंगा, मैं ये अपडेट करके दे सकता, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ये आप, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आपसे चीज़ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके जितना हेल्प हो पाए वो हम लोग कर पाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर लो, जो पैटर्न एग्जाम में आते हैं वो पैटर्न फॉलो कर लो, सीटेट के एग्जाम में आप 100% कर पा सकते हो। ये पेपर एक पैटर्न बेस्ड एग्जाम है, कुछ और नहीं। सीआरटी के सारे पैटर्न समझ लो, पैटर्न के बेस पे जितने पेपर में आते हैं वो एनालिसिस कर लो। बिलीव मी, नंबर सारे आपके हैं, आप से नंबर 3-4 दिन भी मोर देन सफिशिएंट है, अगर आपकी मैथ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। पैटर्न पकड़ लो, तो निकाल ले जाओ, क्वेश्चन आप एग्जाम में सारे कर ले जाओ। तो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। You can subscribe our channel for more updates.